हाँ जी फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं अपनी क्लास में एमए को 2023 की सेकंड क्लास पढ़ रहे हैं। इस क्लास में हम लोग जो अपनी स्टार्टिंग करेंगे दैट इज कंज्यूमर थ्योरी, राइट। कंज्यूमर थ्योरी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों को रेफरेंसेस बताता चलूंगा, प्लीज एक एक चीज नोट करना। जितने भी क्लासेस आप लोग देख रहे हो एक एक चीज नोट करना, क्योंकि बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एक बात, दूसरी बात काम की यह है कि प्लीज प्लीज किसी भी एक बुक पे बिल्कुल अंधविश्वास मत करना कि भाई एक बुक है, मान लो मैं कहता हूँ हॉलर वेरियन, तो अंधविश्वास मत करना कि हॉलर वेरियन इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। नहीं, इट्स नॉट ए ऑल्सन तो वो सबसे अच्छी बुक है, नहीं। मल्टीपल बुक्स है। हाँ, अपनी रेफरेंस के लिए, अपनी पर्सनल स्टडी के लिए आप लोग एक बुक फॉलो कर सकते हो। मैंने पहले भी बता दी थी आपको, स्नाइडर एंड निकोलसन। ठीक है, जैसे ऐसा होता है ना कि डॉक्टर, मतलब हमारी तबीयत खराब होती है, हम डॉक्टर के पास जाते तो हम कभी कभी डॉक्टर से कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब कुछ दवाइयां, मतलब आप बता दो, इमरजेंसी में कोई दवाई हम खा लें, या ऐसे कर ले वैसे कर लें। हम सोचते हैं कि हम उनसे चलाक है। डॉक्टर हमें, इंटरेस्टिंग बात है, हमें वही दवाई बताता है जो केमिस्ट वाला भी बता सकता है कि जी बुखार हो तो पीसीएम खा लेना, ये खा लेना, दो तीन दवाई बताता है। लेकिन जब वो खुद दवाई देता है तो कुछ और ही दवाई देता है। समझे मेरी बात को? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप खुद पढ़ रहे हो एग्जाम्पल थोड़ा बहुत भी, तो सिर्फ इस बुक को मतलब बस थोड़ा बहुत रेफर कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल कुछ और ही चीजें होती हैं, राइट। तो इसलिए हम दो चीजों को बहुत सारी मिक्स करके पढ़ रहे हैं, दैट इज कंज्यूमर थ्योरी। कंज्यूमर थ्योरी में हमें शुरुआत ही करनी है एक एजेंट की ऑप्टिमाइजेशन से। अब ऑप्टिमाइजेशन को अच्छे से समझिएगा। ऑप्टिमाइजेशन में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आप प्लीज एक एक चीज नोट करना, ठीक है, हर चीज नोट करना। ऑप्टिमाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि दो ही चीजें होती हैं, या तो हम अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेंगे, या हम अपने एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करेंगे। या तो मैं अपनी संतुष्टि को जितना हो सकता है अच्छा कर सकता हूं, या फिर मैं अपने खर्चों को कम से कम कर सकता हूं। ठीक है, अभी हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो यूटिलिटी मैक्सिमाइज की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूटिलिटी मैक्सिमाइज की, क्योंकि अब तो हम सीख रहे हैं, अब तो हम चीजों को स्टार्टिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत काम की बातें डिस्कस होंगी गाइस। अब यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने का कंसेप्ट मतलब क्या होता है गाइस? यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने का मीनिंग होता है कि मान लो मेरे पास एक यूटिलिटी होती है, यूज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। मैं यहाँ पे एज्यूम करूंगा कि मेरे पास दो गुड्स है, एक गुड एक्स है और एक गुड वाई है, ठीक है, जैसे एज्यूम दैट, ठीक है। और वो जो गुड मैं एज्यूम करूंगा उसकी खास बात क्या होगी कि दोनों को दोनों गुड्स जो होंगे वो वीकली पॉजिटिव होंगे। ये ध्यान रखना, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। दिस इज नॉट बेसिकली ऑलवेज ट्रू फॉर एनी पर्टिकुलर सिचुएशन, ये मल्टीपल सिचुएशन में बदलेगी, ठीक है, बदलेगी ये चीज है, ध्यान रखना। तो जनरल लेवल पे जो एक्स और वाई होगा वो दोनों वीकली पॉजिटिव होगा, और ये बात ये रिप्रेजेंट करेगा कि आवर कंजम्पशन बंडल ऑलवेज लाइव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आवर कंजम्पशन बंडल ऑलवेज लाइव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। देखो इकोनॉमिक्स में ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो हमारे पास में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। हमारी इकोनॉमी में सिर्फ ये वाला है, मैथमेटिकली 3 और हैं लेकिन हमारी इकोनॉमी में ये वाला है। ये चीज ये शो करता है कि एक्स जो और वाई है ना वो वीकली पॉजिटिव है, राइट। एक्स वाई जो है वो वीकली पॉजिटिव मतलब इस वाले एरिया में हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, दिस शोज दैट आवर कंजम्पशन बंडल ऑलवेज लाइव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑलवेज लाइव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। और साथ साथ ये जो यू एक्स वाई है, दिस इज ऑल्सो द यूटिलिटी, दिस इज ऑल्सो वीकली पॉजिटिव। वीकली पॉजिटिव का मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि जो यूटिलिटीज होती हैं वो बेस्ड इन आवर वीक प्रेफरेंस पर। स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस बहुत रेयर चांस होता है, बट वीक प्रेफरेंस की। अब आप बोलो सर ऐसा क्यों? देखो, जब हम लोग यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारे यूटिलिटी फंक्शन होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। हर जगह हम लोग ये मान के चलते हैं, हर जगह हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई जितना हायर आईसी होगा, मतलब जितना हायर बंडल, जितना दूर जाएंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है
कि जब भी हम ओरिजिन पाएंगे तो ज्यादा खुश होंगे, जब हम ओरिजिन पाएंगे तो ज्यादा खुश होंगे। मैं अगर एग्जाम्पल के बेसिस की बात करूं तो एक ऐसी कॉमोडिटी जो बेकार है, बैड है, पोल्यूशन है, मान लो नॉइज पोल्यूशन है, तो जितना आप सोचो यूटिलिटी मतलब नॉइज पोल्यूशन दिस इज द क्वांटिटी, दिस इज अमाउंट एक्स, वो जितना मुझे कम मिलेगा और उससे मिलने वाली यूटिलिटी कितनी मेरी कम होगी, उतना मैं खुश रहूंगा। भाई मुझसे दूर हूं, जितना दूर जाऊंगा, दूर जाने का मतलब उसको कम से कम कंज्यूम करूंगा, और कम से कम कंज्यूम करने का मतलब क्लोज टू जीरो। और जितना अगर कोई भी चीज क्लोज टू जीरो होती है तो एंटायर यूटिलिटी क्या होने के चांसेस होते हैं, जीरो। तो दिस मीन दिस इज द वीक प्रेफरेंस। तो इट इज अ सिचुएशन समटाइम्स वाली, नॉट ऑलवेज, राइट। इतनी बात समझ में आती है। सो एक तो ये चीज है। उसके बाद में हम बात, जैसे हमने यूटिलिटी की बात करी, एक मेरे पास होता है बजट कंस्ट्रेंट। अब बजट कंस्ट्रेंट क्या शो करता है, बजट कंस्ट्रेंट क्या शो करता है, आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स से ही हो, नहीं इनके साथ क्यों क्लासमेट हो, ठीक है ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। और देखो जितने भी लोग हो, आप हो जितने भी लोग हो, ठीक है, चीजें टफ हैं, राइट, चीजें टफ हैं, आसान बिल्कुल नहीं है। वो कंसेप्ट ही क्या जो एक ही बारी में समझ में आ जाए। भाई अगर ऐसा होता तो फिर पढ़ने की जरूरत ही क्या थी, फिर तो बुक पढ़ते हो जाती चीजें। भाई टफ है जी, ठीक है, कॉम्पिटिशन बहुत अच्छे लेवल का है यहाँ पर, तो टेंशन ना लेना, कोई चीज प्रॉब्लम आती है तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट। बजट कंस्ट्रेंट, व्हाट इज बजट कंस्ट्रेंट, बजट कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि मेरे पास एक गुड एक्स है, एक गुड वाई है। अब जब मैं एक्स और वाई को कंज्यूम कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है इनका कोई ना कोई प्राइस भी होगा, और जब इनका कोई ना कोई प्राइस होगा तो इन पे होने वाला खर्चा भी होगा, और खर्चे की खास बात क्या होगी कि वो मेरी इनकम तक होगा, इनकम तक या इनकम से छोटा। मान लो ये मैं एक्स की डिमांड कर रहा हूं एंड दिस इज द प्राइस फॉर दिस गुड, या मैं मान लो मैं वाई की डिमांड कर रहा हूं, दिस इज द प्राइस फॉर अनदर गुड। और अगर मैं मतलब दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑन गुड एक्स, एक्सपेंडिचर ऑन गुड वाई, और अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो प्लस कर दिया मैंने, नो डाउट दिस इज द टोटल एक्सपेंडिचर, दिस इज द टोटल एक्सपेंडिचर विच इज लेस देन और इक्वल टू नो डाउट एम, विच इज लेस देन और इक्वल टू एम। एम मतलब इनकम, मैं एम को इनकम से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। ये बजट कांस्टेंट को शो करती है चीज, इस बात को अपने दिमाग में रखना। और खास बात क्या होती है हमारे लिए, दिस इज द P1, नो डाउट P1 इज समटाइम नोन एज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एनी गुड कंजम्पशन। अब ऐसा सोचो, अब ऐसा सोचो मैंने गुड एक्स खरीदा है, तो खरीदने के चक्कर में कुछ पे किया है, सो मैंने P1 दिया है, मेरी पॉकेट से, मेरी जेब में से P1 अमाउंट गया है, तो जो चीज मेरे पास से जाती है उसको मैं कॉस्ट को भी, उसी में कॉस्ट भी तो कहता हूं, मतलब मेरा खर्चा हो गया, राइट। तो समटाइम्स इट इज नोन एज MC, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द गुड वन फॉर द कंज्यूमर साइड, राइट गाइस। अब ये जो प्राइस होता है P1 हो P2 हो, ये आपके वीकली पॉजिटिव होते हैं। वीकली पॉजिटिव के दो सिचुएशंस होती हैं, या तो ये बेसिकली इक्वल टू जीरो होगा, या ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जनरली तो पॉजिटिव प्राइस ही होना चाहिए, बहुत सारे लोगों का मानना है कि जनरली पॉजिटिव प्राइस ही होना चाहिए। हाँ मैं एग्री करता हूं, लेकिन अगर मैं इकोनॉमी में कुछ ऐसे गुड्स की बात कर लूं, अगर मैं इकोनॉमी में कुछ ऐसे गुड्स की बात कर लूं जो फ्री में है, फ्री में मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, ये डीटीसी बस का किराया है, ठीक है, और दुनिया की बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, तो समटाइम्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्री गुड। अगर कोई गुड का प्राइस जीरो तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा फ्री गुड। और फ्री गुड की खास बात क्या होती है, फ्री गुड की डिमांड हमेशा इनफाइनाइट होती है एंड सप्लाई उसकी फाइनाइट होती है। सो आफ्टर सम टाइम फ्री गुड मेक्स नो सेंस एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्री है तो 200 यूनिट तक फ्री है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है तो 200 यूनिट तक फ्री है। आफ्टर दैट जो है कॉस्ट आएगी वो पुरानी सब पे कॉस्ट लगेगी। मान लो किसी पर्सन ने 200 यूनिट तक खर्च किया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके लिए वो गुड फ्री है, ठीक है। लेकिन अगर 210 यूनिट भी हो गया तो फिर फ्री नहीं है, फिर 210 यूनिट इंटू मल्टीप्लाई है जो पर यूनिट कॉस्ट है।
राइट। मेरी बात समझ में आ गई। तो सबको बेनिफिट मिलेगा अगर अप टू 200 यूनिट से। तो कहने का मतलब ये है कि गुड फ्री गुड हो जाता है, विच इज पॉसिबल इफ एंड ओनली व्हेन वी टॉक अबाउट द पुअर पीपल ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए यार सिचुएशन बहुत अच्छी होती है। ऑल पीपल जस्ट वांट दिस, ठीक है। नाउ सिमिलरली वी आल्सो से दैट इनकम इज आल्सो वीकली पॉजिटिव, इनकम इज आल्सो वीकली पॉजिटिव। एंड इनकम का वीकली पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है? इनकम का वीकली पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है? आप मुझे बताओ, जैसे आपसे बात होगी तो आप मुझे बताओ इनकम वीकली पॉजिटिव, इसका मीनिंग क्या होता है? आप ब्रदर, इनकम जीरो हो सकती है? किसी इनकम हो, मान लो है गरीब आदमी बेचारा फुटपाथ पे सोता है बेचारा, है इनकम जीरो, लेकिन क्या वो कुछ खाते पीता नहीं होगा? नहीं हो सकती है, बहुत लोगों की हुई थी लॉकडाउन में भी, और अभी भी हो, तो अभी भी होती है इनकम, लेकिन क्या वो लोग खाना पीना नहीं करते? खाना पीना नहीं खाते, है ना? बट दे डिपेंड ऑन अदर सोर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब इनकम सोर्स खुद का तो जीरो हो गया, अदर सोर्सेज पर है, मतलब कोई भंडारा चला रहा हो। अब जैसे कहते हैं कि पानी पैसों का भी है, बिजली पानी का बिल हम भी देते हैं, बट पानी वो भी इस्तेमाल कर रहा है, या कोई जो और सोर्स उसको मिल रही है, बट उसके लिए वो चीज फ्री में मिल रही है, फ्री में। लेकिन फ्री का मतलब ये हो जाता है अगर इनकम जीरो है तो उसकी जो कंजम्पशन होगी वो ऑटोनॉमस होगी। अगर इनकम जीरो है तो उसकी कंजम्पशन क्या होगी? ऑटोनॉमस। या खुद सोचो, खुद सोचो, मतलब किसी पर्सन, एक चीज बड़ी अच्छी कहा वो है, मतलब मैंने सुना है, किसी ने कहा था हमारी सोसाइटी में एक रिलीजन है, मतलब एक रिलीजन है, मैंने चलो यार मैं, ये ऑफिशियल है तो मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। कोई पर्सन है वो भीख नहीं मांग रहा, गरीब है बट भीख नहीं मांग रहा, बट वो एक ऐसी जगह चला जाएगा जहां पे उसको पता है कि मुझे फूड मिल जाया करेगा। जैसे बहुत सारे भंडारे लगते हैं, कोई बहुत सारे रिलीजियस प्लेस होते हैं जहाँ पर खाना पीना फ्री चलता है हमेशा। उनके गवर्नमेंट ने एक वो क्या कहते हैं वो जहाँ पे वो लोग रहते हैं, कुछ एक जगह होती है जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट ने फ्री कर रखी है। तो देयर द पीपल, लेकिन लेकिन उनकी इनकम जीरो है तो उनकी कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट प्रोविजन। तो दिस इज नोन एज ऑटोनोमस। दे नेवर डिसाइड व्हाट दे वांट, ठीक है। मैंने अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं अपने हिसाब से कंज्यूम करूंगा, उन्हें कोई चीज चाहिए वो अपने हिसाब से कंज्यूम करेंगे। तो दिस इज बेसिकली, यहाँ पे जो कंजम्पशन होती है वो ऑटोनोमस होती है। और ऑटोनोमस बेसिकली, ऑटोनोमस का कोई भी इको मीनिंग नहीं होता। ऑटोनोमस कंजम्पशन का कोई भी इको मीनिंग नहीं होता। जेएनयू ने 2 से 3 बार पूछी है बात, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोनोमस कंजम्पशन या ऑटोनोमस वैल्यूज, मेक नो सेंस, नो इकोनॉमिक सेंस, ठीक है। चलिए जी मैं आगे बात करता हूं। तो दीज आर दी बेसिकली प्रेफरेंसेस, मेरी इकोनॉमी की प्रेफरेंसेस है, राइट। ये लिख लिया, जल्दी से नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। ये जैसे हमारा जून बैच है, एक दो डेमो के बाद में बैच हो जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन एक क्लास। फिर आप देखना क्या कैसे क्लासेस की मैं लाइन लगाता हूँ, दर क्लासेस। पॉइंट ये नहीं है कि मतलब आप लोगों को परेशान करना, पॉइंट है कि आप पढ़ाना बहुत सारा है, ये इसलिए पढ़ाना है कि इकोनॉमी में बहुत कुछ है सीखने के लिए, ठीक है, इसलिए पढ़ाना है। और आईआईटी जैम को जो पहला एंट्रेंस है ना वो सिलेक्ट करवाना है। गाइस ध्यान रखना, मर्जी आपकी है, एडमिशन लो या मत लो, आप खुद सोचो कि ये अच्छा नहीं है कि आपका एडमिशन, आपका सिलेक्शन आईआईटी में भी हो जाए, मतलब आईआईटी जैम इकोनॉमिक में भी हो जाए, ठीक है, डीएससी में भी हो जाए, आईएसए में भी हो जाए, जेएनयू में भी हो जाए, 3-4 जगह 4-5 जगह हो जाए, और फिर अपनी मर्जी से चूज करो यूनिवर्सिटी। ये अच्छा है ना? या फिर ये कि भाई कहीं नहीं हुआ, जहां भी हो जाए वो, जहां भी हो जाए वहां ले लेंगे एडमिशन, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। जितने लोग मेरे स्टूडेंट हैं सबका सिलेक्शन बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर हुआ है, ठीक है। ये बैच पैर रखने तक की जगह नहीं होगी, क्योंकि आते आते लोग ज्वाइन करते 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 इतनी हो जाएंगे कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती है, इतने लोग होते हैं, इसलिए हमें ऑनलाइन करना पड़ा है, ठीक है। मैं गाइड को रफ कर रहा हूं। अब जनरली होता क्या है हमारी इकोनॉमी में, आप लोगों के हिसाब से या हम सबके हिसाब से जो कमोडिटी होती हैं, कमोडिटीज, ठीक है गाइस, कमोडिटीज कितने प्रकार की होती हैं?
कमोडिटीज कितने टाइप्स की होती हैं? कमोडिटीज कितने टाइप की होती हैं? टाइप पूछा है मैंने, आप उसका नेचर बता, मतलब आप उसका क्या सकते हो, डिफ्रेंसिएशन बता रहे हो, ठीक है। मैं टाइप पूछा है मेरे, चलो ठीक है, मैंने आपके बात सही मानी। इन्फीरियर बोला, कोई गिफिन बोल दे, कोई नॉर्मल बोल दे, ऐसे तो मैं दो चार नाम और बता सकता हूँ। मेरे हिसाब से कॉमोडिटीज दो टाइप की होती हैं अकॉर्डिंग टू मी। अब मेरे मेरे हिसाब से, मतलब मेरी नॉलेज के हिसाब से, और मेरी नॉलेज कोई ऐसा तो नहीं कि मैं पैदाइशी पैदा हुआ तो लोगों ने कहा था कि मुबारक हो आपके इंटेलिजेंट पैदा हुआ है, ऐसा तो हुआ नहीं होगा भाई, पढ़ के ही आया होगा सब कुछ मेरे पास। हेलो फ्रेंड, लेट हो गया आज, कोई बात नहीं भाई, पढ़ के नॉलेज आई होगी मेरे पास, है ना। बहुत पढ़ा है यार, सच बता रहा हूँ, बहुत ही पढ़ा है मेरा, कभी मौका मिलेगा तो घर बुलाऊंगा, ठीक है। इतनी मतलब रूम्स भरे हैं किताबों से, बहुत पढ़ा है। मेरे हिसाब से कॉमेडी दो टाइप की होती है, एक अच्छी और एक बुरी, बस तीसरी कोई कॉमोडिटी नहीं होती। अब लोग सर ऐसे कैसे कह रहे हो आप, हमने तो सुना था गिफिन होती है, इन्फीरियर होती है, नॉर्मल होती है। अरे वो नेमिंग कर दी, वो किसी ने नाम बना दिए, वो कॉमोडिटी के पर्टिकुलरली चेंज करते गए। बट मैं एक नाम देता हूँ, गुड कॉमोडिटी और बैड कॉमोडिटी। अब एक बात बताओ, छोटी सी बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई भी कॉमोडिटी अगर अच्छी है तो वो हमेशा से अच्छी रहे, और कोई भी कॉमोडिटी अगर बुरी है तो वो हमेशा से बुरी रहे, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, है ना, सबको अच्छा लग रहा है भाई, ये ठीक है, ठीक ठाक कर रहा है। लेकिन आपका पढ़ने का सैचुरेशन पॉइंट है, एक पॉइंट था बहुत अच्छा पढ़ोगे, लेकिन आप एक पॉइंट के बाद में आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, आप थोड़ा परेशान होने स्टार्ट हो जाओगे। क्यों? पढ़ाई तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो चीज आपके लिए बुरी बनती जा रही, क्योंकि आपका एग्जॉस्टिव लेवल पूरा हो चुका है। आप करो भैया, जाने दो हमें, हम अगले दिन आ जाएंगे, हम अगली क्लास अटेंड कर लेंगे, या तो ऑनलाइन पढ़ लेंगे। तो मेरे हिसाब से कॉमोडिटी गुड और बैड होती है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, और ऐसा कुछ नहीं है, कोई यूनिवर्सल नहीं है। मैंने खुद का एग्जाम्पल लिया, मैंने अपनी क्लास क्लास को गुड बोलते बोलते बैड बोल दिया, क्योंकि वो डिपेंड्स ऑन यू, नॉट मी। आप पे डिपेंड करता है, कंज्यूमर पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक होती है गुड कमोडिटीज, एक होती है बैड कमोडिटीज, राइट। गुड कमोडिटी वो होती है जिसको कंज्यूम करने से मेरी खुशी ज्यादा बढ़ती है। इकोनॉमिक्स की भाषा में खुशी को हम यूटिलिटी बोलते हैं, खुशियों को हम यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब बढ़ने को हम लोग मार्जिनल बोलते हैं, मतलब चेंज होने को हम लोग मार्जिनल बोलते हैं, राइट। तो गुड कमोडिटी का मतलब होता है एज यू कंज्यूम मोर, अब मतलब अगर कंजम्पशन उसकी बढ़ती है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी मतलब बढ़ती है, गुड कमोडिटी का मतलब होता है, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली बैड का मतलब होता है अगर आपकी कंजम्पशन उसके लिए बढ़ती है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती है। भाई डिपेंड करता है, भाई यूटिलिटी बढ़ भी सकती है और यूटिलिटी कम भी हो सकती है, ठीक है गाइस, यूटिलिटी बढ़ भी सकती है और यूटिलिटी कम भी हो सकती है। अच्छा, एक एक करके बात करेंगे। हमने अपनी इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ेंगे, प्रेफरेंस पढ़ेंगे, प्रेफरेंसेस, है ना। दो टाइप के प्रेफरेंसेस हमें मेजरली फोकस करने हैं, एक कॉन्वेक्स प्रेफरेंस और एक कॉनकेव प्रेफरेंस। मेरी बात लिखते जाना, बहुत काम की, ध्यान रखना गाइस, नॉलेज ऐसे मिलेगी आपको, लिखते जाना। पता है कैसे, जहां दिल करे वहां बॉक्स बॉक्स बना बना के लिखते जाओ। दो दो टाइप के प्रेफरेंस को हम पढ़ेंगे, हाँ उनको फिर हम मतलब बढ़ाते जाएंगे आगे, कॉनकेव प्रेफरेंस एंड कॉन्वेक्स प्रेफरेंस। ध्यान रखना, ध्यान रखना, जो गुड कमोडिटीज होती है उनके लिए हम हमेशा कॉन्वेक्स प्रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। कौन से प्रेफरेंसेस? कॉन्वेक्स। अच्छा, अभी ना कुछ इकोनॉमिक्स के ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे जो शायद आपने पहली बार सुने हो या बहुत टाइम बाद सुने हो, ठीक है, पहली बार या बहुत टाइम बाद सुने, तो परेशान मत हो ना, जो भी लोग नॉर्मल देख रहे हैं
पढ़ रहे हैं और आप जो ऑफलाइन बैठे हो। क्यों? क्योंकि सीखने के लिए बैठे हुए, कोई अगर नया टर्म आएगा तो उनके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। कॉन्वेक्स, अगर हम साइंस के पॉइंट से बात करें तो हमने साइंस में कॉन्वेक्स के लेंस पढ़े थे। इसका बहुत आसान मतलब होता है जो कर्व होता है इनवर्ड बोर्ड एंड आउटवर्ड बोर्ड। ठीक है, अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो कॉन्वेक्स का मतलब हो जाता है ये, मतलब डायग्राम, अच्छा नहीं डायग्राम नहीं, डायग्राम तो बाद में। कॉन्वेक्स का मतलब वो है जो गुड कम्युनिटीज होती हैं, अच्छी कम्युनिटीज, मतलब इतना मतलब समझना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम्स की बात करता हूं, अभी के लिए मान लो कि आपको डायग्राम सब कुछ आता है बनाना, अभी के लिए मान लो आता है, तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा यहाँ पे डायग्राम कॉन्वेक्स नेचर के बनेंगे, डायग्राम का कॉन्वेक्स नेचर। अब लोग बोलो सर कॉन्वेक्स नेचर का मतलब दो होते हैं, या तो स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स या फिर वीक कॉन्वेक्स। ठीक है, स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स या फिर वीक कॉन्वेक्स। एक एक बात का मतलब समझाऊंगा, एक एक बात का मतलब। देखो, कॉन्वेक्स का मतलब हो जाता है, अभी के लिए मान लो कि आपको सारे डायग्राम आते हैं, अभी के लिए मान लो कॉन्वेक्स का मतलब हो जाता है इस टाइप का डायग्राम, ये एक्स और ये वाई। अभी के लिए मान लो सारे डायग्राम आते हैं, क्योंकि जब मैं अभी आपको सिखाऊंगा डायग्राम बनाना तो फिर ये रिपीट होंगे, तो मेरे लिए आसानी क्या होगी, मैं बोल दूंगा कि इसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं, आसानी हो जाएगी मेरे लिए। ठीक है, और जो वीक होता है, वीक कॉन्वेक्स, दिस इज बेसिकली अ स्ट्रेट लाइन। वीक कॉन्वेक्स इज बेसिकली आल्सो नोन एज लीनियर। Weak convex is also known as linear. Sometimes many university basically ask, what about the weak preferences? Weak preferences, or we can say that weak convex. So sometimes जो utility functions linear होते हैं, linear IC बनाते हैं, उनको weak convex कह सकते हो। This is chance, right? सो ठीक है गाइज, मेरी इतनी बात आप लोग समझ में आ गई। अभी चीजों को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, और आपने ये चीज नोट कर ली होगी ना, मैं इसको रफ करना चाहता हूं क्योंकि मुझे ये स्पेस चाहिए, इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं। ठीक है, मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं और थोड़ा ऊपर से लिख दूंगा। देखो, अभी हमने गुड कम्युनिटी के बारे में पढ़ा, जो मैंने यहाँ पे रफ करा है, जो मैंने यहाँ पे रफ किया है, वो मैं गुड कम्युनिटी के बारे में एक्सटेंड कर रहा हूँ चीजों को। तो जो यही वाली बात है, जो गुड कमोडिटी की बात होती है, गुड कमोडिटीज, ठीक है गाइस, समझना ध्यान से, गुड कमोडिटीज इसी में ही ऐसा होता है कि गुड कमोडिटी में ना हम लोग ट्रेड ऑफ की बात करते हैं, हमेशा ट्रेड ऑफ की जो बात होती है वो गुड कमोडिटी में होती है। बहुत कुछ सिखाऊंगा भी आपको। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है एनीवन एल्स? ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है ब्रदर? हाँ, मतलब कुछ पाने के लिए इतना खोना पड़ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। और एनीवन एल्स? देखो सुनो, हाँ बिल्कुल सही बोला। ट्रेड ऑफ का सिर्फ इतना सा मतलब होता है, सैक्रिफाइस और गेन। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है सैक्रिफाइस एंड गेन। अगर आप कुछ गेन कर रहे हो तो कुछ सैक्रिफाइस भी कर रहे हो, ठीक है, और कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो तो 100% कुछ गेन भी कर रहे हो। अच्छा, अब एक चीज बताना, सब लोगों से पूछ रहा हूं, सब लोगों से और आपसे भी, ये जस्ट एग्जांपल, ये पेन है, ठीक है, मेरी इसमें क्लास चल रही है, मतलब अभी मान के चलो, अगर मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो पूरी क्लास इस पे डिपेंड कर रही है ना। कुर्सी ना हो, चेयर ना हो, जमीन में बैठ के पढ़ लोगे, खड़े होके पढ़ लोगे, लाइट हो ना हो तब भी पढ़ लोगे गर्मी में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये पेन ना हो और बच्चे ज्यादा हैं 1% और बोर्ड की जरूरत हो तो क्लास नहीं होगी। तो ये पेन मेरे लिए अच्छा है बुरा है, पहले तो ये बता दो। अच्छा, दिस इज द गुड फॉर मी। अच्छा, अब एक बात, दूसरी चीज, अगर ये अच्छा, अब ये मेरे से दूर जा रहा है, मुझसे दूर हो रहा है, तो जब ये मुझसे दूर होगा मैं दुखी होऊंगा, और दुखी होऊंगा तो सेक्रीफाइस वर्ड यूज करूंगा मैं, राइट। और जब ये मेरे पास आ रहा होगा तो मैं खुश होऊंगा, मैं यहाँ पे गेन वर्ड यूज करूंगा। तो इसका मतलब ट्रेड ऑफ यानी सेक्रीफाइस और गेन हम हमेशा कौन से गुड्स में इस्तेमाल करते हैं? गुड कमोडिटीज में। मैं अभी के लिए आपको एग्जांपल बता देता हूँ बैड का। मान लो ये पेन बेकार होता
बेकार होने का मतलब ये पेन ऐसा पेन होता जो इंक छोड़ रहा हो। ठीक है, मेरी क्लास थी कुछ दिन पहले और मैं शर्ट पहन के आया था, मतलब हल्के कलर की, मैं सबको बता रहा हूँ, हल्के कलर की शर्ट पहन कर आया था मैं, और मैंने पेन, मेरे स्टाफ ने इंक डाली हुई ठीक ठाक, पेन यूं खोला तो इंक ऊपर आ गई, शर्ट मेरी खराब हो गई। उस पेन को मैं दोबारा इस्तेमाल करा होगा मैंने क्या? नहीं करा होगा, क्योंकि वो पेन मेरे लिए अब क्या बन गया? बैड, मुझसे दूर जाएगा। मैं सेक्रीफाइस वर्ड फील करूंगा? नहीं, मैं सेक्रीफाइस फील करूंगा ही नहीं। क्यों भाई? मेरे लिए भी काम का नहीं है, मैं दूसरे मंगाऊंगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो बैड किन्हें कहते हैं? जहां पे सेक्रीफाइस गेन यूज इस्तेमाल नहीं होता। क्लियर? कोई पूछे तो बता देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेड ऑफ में दो बातें आती हैं, सैक्रिफाइस और गेन, सैक्रिफाइस एंड गेन। ठीक है, सैक्रिफाइस एंड गेन। अच्छा, कोई बात नहीं। अब वही मैं आपसे बात करूं, जो अभी मैं सिर्फ गुड कॉमोडिटीज की बात कर रहा हूं, और मजे की बात क्या है, सारी एक्सप्लेनेशन गुड पे रहेंगी, गुड कॉमोडिटीज पर। बैड कॉमोडिटी में तो आप ऑटोमेटिकली उसको उल्टा ही कर दोगे। ठीक है, अब देखो, अब आती है बात, देखो ट्रेड ऑफ है ना, ट्रेड ऑफ का कह सकते हो दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या होता है? ट्रेड ऑफ को दूसरी भाषा में और क्या कह सकते हैं हम लोग? ट्रेड ऑफ को दूसरी भाषा में, इकोनॉमिक्स की भाषा में या और भाषाओं में, ट्रेड ऑफ को हम एमआरएस कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ट्रेड ऑफ को हम दूसरी भाषा में, इकोनॉमिक्स की भाषा में, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वर्ड आया है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेस करना। इस अमाउंट को छोड़ के इसको ले लेना, इसको छोड़कर इसको ले लेना। ये चीज बताओ, अगर सब्स्टिट्यूशन करना इतना आसान है तो ही तो हम लोग सैक्रिफाइस और गेन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा सोचो, ये मार्कर है और मार्कर के साथ साथ अगर पेन दिखाना, मेरे को ये दूसरा ऑप्शन दिया गया है, दिस इज गुड एक्ट, दिस इज गुड वाई, है ना? आप लोग भी देख लो, दिस इज गुड एक्ट, दिस इज गुड वाई। क्या इनमें कोई सब्स्टिट्यूशन हो सकता है? क्या आप इस पेन को कॉपी पे इस्तेमाल कर सकते हो? क्या मैं इस पेन को बोर्ड पे इस्तेमाल कर सकता हूं? तो क्या ये दोनों गुड्स हमारे क्वेश्चन का पार्ट हो सकते हैं? कतई नहीं हो सकते। तो ट्रेड ऑफ और सैक्रिफाइस गेन इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, सैक्रिफाइस और गेन वर्ड इसके लिए हो सकता है? नहीं। क्या एमआरएस वर्ड इन दोनों गुड्स के लिए हो सकता है इस्तेमाल? नहीं। तो यानी हमें हमेशा उन गुड्स के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए जो आपस में इजीली सब्स्टिट्यूटेबल हो। गॉट इट माय पॉइंट? यानी आपस में गुड्स एक्सचेंज किए जा सके। जैसे और मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं, तो हम प्रोडक्शन करते हुए दो इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं, एक कैपिटल और एक लेबर। पहले अगर हम बात करें तो हमारी इकोनॉमी लेबर इंटेंसिव हुआ, मतलब लेबर इंटेंसिव वर्ड कि हम लोगों के लेबर ज्यादा थी, आज भी है, लेबर ज्यादा इस्तेमाल होती थी। ठीक है, तो लेबर का रेशियो ज्यादा होता था। आज कैपिटल का रेशियो ज्यादा है, और मजे की बात, आज एक कैपिटल 100 लेबर को कम कर देती है। आज एक कैपिटल 100 लेबर को खत्म कर देती है। कैसे, किस तरीके से? अब खुद सोचो कि एक मशीन आ गई है, कपड़ा सिलती है वो, अभी तो थोड़ी बहुत पहले आ चुकी थी, वो एक मशीन है, बस उस पर कंप्यूटर पे आदमी बैठा हुआ है, वो डिजाइन बना रहा है, उन्होंने जो एंटर की लिख करा, 100 कपड़े एक साथ या 200 कपड़े जितनी भी उन्होंने लगा रखी गिनती, वो एक साथ सिल जाएंगे, एक साथ उन पे सिलाई हो जाएगी, 100-200 लोगों का एम्प्लॉयमेंट खत्म। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? कैपिटल एंड लेबर आर इजीली सब्स्टिट्यूटेबल विद ईच अदर, वी कैन इजीली सब्स्टिट्यूट। अच्छा, इसी बात में आगे मेरी आप लोगों को एमआरएफ। अब एमआरएफ का जर्नल मतलब क्या होता है? एमआरएफ मतलब एक तो हो गया एमआरएफ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बट थोड़ा इसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर बात करें तो अगर ध्यान रखना, इसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब जनरली मेरी यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी। ठीक है, मेरी एक ना यूटिलिटी होती है UXY, ठीक है, यूटिलिटी होती है। अभी थोड़ी सी मैथमेटिक्स इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, अभी थोड़ी सी मैथमेटिक्स इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, तो परेशान मत होना। तो एमआरएफ का जर्नल फॉर्मूले के लिए हमारे पास एक यूटिलिटी होती है। ठीक है, एमआरएफ का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई।
अब जनरली अगर मैं आपको थोड़ा मतलब मैथमेटिक्स की टर्म में बताऊं या इकोनॉमिक्स की टर्म में बता देता हूं, तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है? चेंज। में मार्जिनल का मतलब क्या होता है? बदलाव, चेंज। ठीक है, ओके। और यहाँ पे लिखा हुआ एक्स, टू रिस्पेक्ट होता है, किसकी रिस्पेक्ट में? ठीक है, सो दिस इज चेंज इन यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो लगाए इसे पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं। ये तब यूज होता है जब एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं और हमें दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट रखना होता है। ठीक है, एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट रखना होता है। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पर आप हो और आपका फ्रेंड हो या कोई भी हो, कहीं पर लड़ाई हुई है और आपका फ्रेंड लड़ रहा है, तो अगर आपको पहले से इंस्ट्रक्शन दिए जाए कि तुझे चुप खड़े रहना है, तो कुछ बोलना नहीं है। नॉर्मली फैमिलीज में होता है, लड़ाई हो जाए तो हमें बोल दिया जाता है तुम्हें चुप रहना, तो क्या है, हम कांस्टेंट है वहां पर, बदलाव उन पर हो रहा है जो हो रहा है। ठीक है, हम लोग कांस्टेंट। लेकिन जहां हमें मतलब इंस्ट्रक्शन होते हैं, आजादी है, तो उनका कोई भी रिएक्शन हम पे भी पड़ेगा, मतलब उनका कोई भी स्टेप हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, उनकी लड़ाई तो हम भी बीच में घुसेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? ये होता है चेंज होना। अगर पार्शियल है तो मीन एक अदर वेरिएबल रिमेन सेम, भाई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसके ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे एम यू वाई का मतलब होता है चेंज इन यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब मैथमेटिक्स की भाषा में बात करूंगा मैं, फिलहाल बैड वाले को रफ कर रहा हूं। ठीक है गाइस, ये बैड का अलग से बताऊंगा पूरा पूरा कंसेप्ट आपको। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताना आप लोग गाइस, क्या मैं इस वैल्यू को इससे कट नहीं कर सकता? इस वैल्यू को इससे कट नहीं कर सकता? सेम है, सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है ना? गलत तो नहीं करा? कैसे बताओ? यस, दिस शॉर्ट, दिस इज द राइट, बिल्कुल सही बोला बच्चे। मतलब अब सोचो, अब ऐसे सोचो, अब ऐसा सोचो कि ये यूटिलिटी में चेंज आया है, ठीक है, एक्स की वजह से, तो ठीक है, तो इसका इसका एक अमाउंट डिफरेंट होगा, इसका एक अमाउंट कुछ होगा, और ये जो चेंज आया है वो वाई की वजह से आया है, तो इसका जो चेंज होगा ऑब्वियसली बात है थोड़ा डिफरेंट होगा। मतलब अगर ये दोनों अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग स्प्रेड में चेंज हो रहे हैं, तो ये भी इससे डिफरेंट है, तो हम इसको कट नहीं कर सकते। इस बात को सब लोग दिमाग में उठा के रख लो, बहुत सारे लोग आज भी पढ़ा रहे हैं ऐसा, और बहुत सारी बुक में आज भी ऐसा है। गॉट माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को यहां पर? तो गाइस इस चीज में आप प्लीज प्लीज कंफ्यूज मत होना। क्लियर गाइस? तो इसका मतलब हम इसको कट नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ एक पॉइंट हो सकता है, बिकॉज अब मैं आपको यहाँ पे तो ठीक कर देता हूं, बिकॉज ये हमारा एक जर्नल फॉर्म है, बिकॉज ये जर्नल फॉर्म है, मैं कहीं कट नहीं होगा, इसको ठीक कर देता हूं मैं, बिकॉज ये जर्नल फॉर्म है इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये न्यूमेरिकल फॉर्म होती, अगर कुछ लिखा हुआ होता, हम कुछ ना कुछ कर सकते थे। ठीक है, हम कुछ ना कुछ कर सकते थे। ठीक है, तो इसको हम फिलहाल सिर्फ और सिर्फ बाय डेफिनेशन लिख देंगे डेल वाई अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, बाय डेफिनेशन क्या लिख देंगे इसको? डेल वाई बाय डेल एक्स। ध्यान रखना गाइस, ये कट नहीं हो सकता, ये कट नहीं हो सकता, और ये कट नहीं होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसका एग्जैक्ट हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को मेरी? इसका एग्जैक्ट हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलो सर ऐसा क्यों लिख सकते हो आप? तो मैं आपको बता देता हूं, दिस इज इकोनॉमिक्स नॉलेज, दिस इज इकोनॉमिक्स नॉलेज, दिस इज मैथमेटिकल नॉलेज। ये इकोनॉमिक्स की नॉलेज है और मैथ की नॉलेज है, तो जब हम लोग इकोनॉमिक और मैथ को मिक्स कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपनी असम्पशंस लेकर आएंगे। नाउ वी एज्यूम दैट ब्रदर, नाउ वी एज्यूम दैट, एज्यूम करेंगे हम लोग यहां पर कि जो डेल यू एक्स वाई है ये इक्वल है डेल यू एक्स वाई की, जो ये एक्स की रिस्पेक्ट में किया गया था और ये वाई की रिस्पेक्ट में किया गया था।
जस्ट वी एज्यूम दैट, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, उस बेसिस पे अजम्पशन रखते हैं तो हम इसको कट कर सकते हैं। हम जनरली नहीं कर सकते बट अजम्पशन लेके कर सकते हो। इकोनॉमिक्स में अब बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, आप अजम्पशन ले सकते हो, लो अजम्पशन और थ्योरी बदल दो और नोबेल प्राइज ले लो, ठीक है, ऐसे ही होता है हमारे इकोनॉमिक्स में। सो डेल वाई बाय डेल एक्स, राइट गाइस, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। हम लोग ये मान के चलते हैं, आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे सैक्रिफाइस और गेन आया, सैक्रिफाइस गेन का मतलब हो गया, ये होता है चेंज, ये जो टर्म होता है इसको हम कहते हैं चेंज। अब ये चेंज ऑब्वियसली बात है, एक जो चेंज है वो पॉजिटिव है और एक जो चेंज है वो नेगेटिव है, ये तो कंफर्म है। तो गेन है तो प्लस, सैक्रिफाइस है तो माइनस, तो ये तो कंफर्म होगा कि एक के आगे प्लस आएगा और एक के आगे माइनस आएगा। तो ये अंडरस्टूड है कि बाहर माइनस साइन आएगा, यहां माइनस साइन आएगा, यहां माइनस साइन आएगा, यहां माइनस साइन आएगा और ऑटोमेटिकली यहां माइनस साइन आएगा। तो ये तो कोई गलत बात नहीं, माइनस साइन तो सब जाएगा। बट गाइस ध्यान रखना, ये जो माइनस साइन होते हैं, मैंने बोला एमआरएस, आप लोग जब पढ़ते थे, छोटे थे ना, आप लोग पढ़ते थे कि जो एमआरएस होता है ना, इसके मतलब माइनस तो होता है लेकिन ये एक मॉड में होता है। आपने याद करो, माइनस तो होता है बट एक मॉड में होता है। मॉड में करने का मतलब जस्ट वी बेसिकली अंडरस्टूड कि ये माइनस वाला एमआरएस मतलब ये एमआरएस बन जाएगा, बट इस साइन का क्या होगा, मॉड तो मैंने अपनी मर्जी से लगाया है, ऐसे भी डिफाइन थोड़ी है। दिस माइनस साइन शोज ओनली डायरेक्शन, ये आपको डायरेक्शन शो करेगा और डायरेक्शन क्या है इसका, डाउनवर्ड, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, हाँ। अब इतनी आसान भाषा समझो, मैंने क्या बोला था कि अगर एक पेन को मैं गेन कर रहा हूं तो वो चीज प्लस हो रही है और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, किसी चीज को सैक्रिफाइस मतलब मुझसे दूर जा रही है, तो जो चीज दूर जा रही है, हट रही है, उसमें मैं माइनस लगाऊंगा ना। एक कोई चीज अगर प्लस हो रही है तो दूसरी चीज माइनस डेफिनेटली ही होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया, क्योंकि वो तो सीक्वेंस चलता आया है ना, वो तो अंडरस्टूड सीक्वेंस चलता आया है। मतलब मैंने यहाँ पे नहीं लगाया था क्योंकि मुझे सिखाना था, मैं करते 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 यहाँ तक पहुंचा, फिर मुझे पता लगा कि कभी कभी चेंज अगर एक का प्लस है तो दूसरा का माइनस डेफिनेटली होगा, तो प्लस माइनस माइनस शो करेगा, तो वो वहां तक आ गया उठ के, ठीक है। ठीक है, सिमिलरली अब गाइस देखो समझना, यहां पर ये मैं गुड कमोडिटीज की बात कर रहा था, गुड कमोडिटीज, गुड कमोडिटीज में गाइस जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इंटीरियर होते हैं, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कॉर्नर सॉल्यूशन भी लेकर आते हैं। अभी के लिए ये मान लेना कि हमको पता है कि इंटीरियर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है और कॉर्नर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अभी के लिए मान लो, ठीक है। क्योंकि पता है क्या होगा, अभी तो करते होगे, जब एक दो महीने बाद रिवीजन करोगे ना तो फिर शुरू से पढ़ोगे तो ये अंडरस्टूड होगा, अच्छा कॉर्नर के मतलब वो बात कर रहा है जो सर ने कुछ दिन बाद बात करी थी पढ़ाने के, ठीक है। कॉर्नर का मतलब इंटीरियर का मतलब, ठीक है, अभी के लिए मान लो यहाँ पे। और इनके लिए टेंजेंसी नेसेसरी कंडीशन हो जाती है। टेंजेंसी, टेंजेंसी को तो आप शायद समझते होंगे, टेंथ में भी सीखा था आपने, टेंजेंसी का मतलब क्या होता है, एक कर्व होता है और एक लाइन होती है जो उसको हल्का सा टच करते हुए निकलती है, दिस इज टेंजेंसी, ठीक है, टेंजेंसी। तो यहाँ पे टेंजेंसी कंडीशन नेसेसरी हो जाती है, कब, जब कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, गुड।
और वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीटली इंटीरियर सोल्यूशन, बिकॉज एक्सेप्शनल केस से जब कॉर्नर सोल्यूशन होगा, वो जब सीखोगे तो मैं आपको बताऊंगा एक्सेप्शन में एक आध प्रेफरेंस है जो कॉर्नर सोल्यूशन लेकर आएगा, अदरवाइज सब जगह ये ऐसा सोल्यूशन नहीं होता। यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई बढ़िया से? अच्छा गाइस, ये जितनी भी नॉलेज मैंने आपको दी है थोड़ी बहुत, ये गुड कमोडिटीज के लिए है, ठीक है? गुड कमोडिटीज, अभी और भी प्रॉपर्टीज है, बट वो क्या है, वो हल्के हल्के सीखेंगे जब हम लोग आगे के कुछ प्रेफरेंसेस को समझेंगे, ठीक है? ये गुड कमोडिटीज की बात थी। अब बात आती है बैड कमोडिटीज। ठीक है, बात आती है बैड कमोडिटीज। एक बात दिमाग में रखना, बैड कम्युनिटी वो होती है जो गुड कम्युनिटी की बातों को सेटिस्फाई नहीं करती। बैड कम्युनिटी वो होती है जो गुड कम्युनिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। पहली बात तो बैड कम्युनिटी में कंजम्पशन, मतलब अगर आप कंजम्पशन ऑफ बैड, अगर आप उसकी कंजम्पशन बढ़ाते हो तो डेफिनेटली है कि आपकी यूटिलिटी कम होगी, ठीक है? यानी दूसरी भाषा में मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा, दूसरी भाषा में, है ना? मार्जिनल का मतलब चेंज होता है, यूटिलिटी में चेंज नेगेटिव है, मतलब अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है? अच्छा, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बढ़ा लेना, इंक्रीमेंट इन कंजम्पशन ऑफ एनी बैड कम्युनिटी, राइट? एक बात हो जाती है। अच्छा, गुड कम्युनिटी में आप ये लिख लेना, जहां पे लिखे थे ना मैं कंजम्पशन वाली बात, वहां पे ये लिख लेना MU पॉजिटिव। गुड कम्युनिटी जो आपने लिखा था ना, अभी मैंने शायद वहां नहीं लिखा था, गुड कम्युनिटीज का जो कॉलम बनाया था वहां पे आप ये लिख लेना MU इज बेसिकली पॉजिटिव। ठीक है गाइस, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? आगे बात करते हैं। सेम पैटर्न है, जितनी जितनी बातें हमने लिखी थी। क्या क्या लिखी थी मुझे एक बार बता दो, अगर आपको याद हो तो। गुड कम्युनिटीज में, अब देखो समझना, यहाँ गुड कम्युनिटीज में जो प्रेफरेंस थे वो कॉन्वेक्स। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के प्रेफरेंस होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स वहां पे आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव प्रेफरेंस मतलब जितना यहाँ पे उसका उल्टा बिल्कुल वही इधर ही होगा, ठीक है? और जो यहाँ पे कर्व होंगे, कर्व ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे कर्व जो होंगे वो ऑब्वियसली बात है कॉनकेव भी होंगे, स्ट्रिक्ट कॉनकेव भी होंगे। अच्छा, जब मैंने कॉनकेव बोला ना, तो कॉनकेव मतलब वीक कॉनकेव, और ये स्ट्रिक्ट कॉनकेव, वीक कॉनकेव और स्ट्रिक्ट कॉनकेव। अच्छा, मैथमेटिक्स की भाषा में अगर आपने मैथ को पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो आपको पता होगा कि स्ट्रेट लाइन को, जैसे मैं तो कह रहा हूं मैथ क्या, आपने छोटी क्लास की बात कर लो, तो हम ये मानकर चलते जो स्ट्रेट लाइन होती है, देखो हमें कहते हैं जो ऐसा इनबोर्ड होता है उसे हम कॉन्वेक्स कहते हैं, है ना? जो ऐसा होता है उसे हम कॉनकेव कहते हैं, ऐसी तो बात करते हैं। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन होता है वो, जो स्ट्रेट लाइन होता है वो उसे हम लीनियर कहते हैं। ध्यान रखना, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जो लीनियर होती है वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों होता है। फर्क क्या होता है, ये स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स है, ये स्ट्रिक्ट कॉनकेव है, बट ये वीक कॉनकेव वीक कॉन्वेक्स है, बट इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैथमेटिक्स की भाषा में जो स्ट्रेट लाइन होती है वो आपकी वीक कॉनकेव भी होती है, वीक कॉन्वेक्स भी होती है इन मैथमेटिक्स फॉर्म। बट इन इकोनॉमिक फॉर्म, इकोनॉमिक्स की फॉर्म में जो स्ट्रेट लाइन होती है वो सिर्फ होती है वीक कॉन्वेक्स होती है। ठीक है, इस चीज को अपनी भाषा में लिख लो, इन मैथमेटिक्स फॉर्म स्ट्रेट लाइन इज वीक कॉनकेव एज वेल एज वीक कॉन्वेक्स इन ए मैथमेटिक्स फॉर्म, but in economic form straight line is always a weak convex. The reason behind good commodities, good commodities की वजह ही है ये, good commodities। राइट गाइस, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छी करके?
वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करूं इधर इसके एमआर, अब देखो आप कहते हो एमआरएस, मैंने एक बात आपको बता दी थी कि भाई जो एमआरएस होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उसमें यूज होता है वर्ड ट्रेड ऑफ, है ना, सैक्रिफाइस और गेन। क्या यहाँ पे इस्तेमाल होगा सैक्रिफाइस गेन? नहीं, क्योंकि गुड्स कैसे हैं, बैड, यानी आप कह सकते हो नो एमआरएस। अच्छा, जब मैं लिखता हूं एमआरएस तो मतलब मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, जब मैं लिखता हूं एमआरएस तो मतलब मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं। लेकिन जब मैं ये लिखता हूं, जब मैं डेल वाई बाय डेल एक्स लिखता हूं, तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म। यहां पे ध्यान रखना, डेल वाई बाय डेल एक्स पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, बट एमआरएस नहीं होगा वो। अब देखो, अभी मैंने खुद आपको क्या बताया था कि एमआरएस इक्वल टू डेल वाई बाय डेल एक्स, मैंने खुद बताया, बट दिस सिचुएशन इज ओनली पॉसिबल if and only if when we talk about the good commodities, if the goods are if the commodities are good in nature, if the commodities are good in nature, then MRS is exactly equals to del y by del x. But if the commodities are bad in nature, then MRS never be equals to del y by del x. Reason behind, देखो MRS वर्ड इस्तेमाल ही होता है गुड कमोडिटीज के लिए, ठीक है, और ये जो चीज होती है मैथमेटिकल है, और मैथमेटिक्स में कोई भी अच्छी बुरी चीज नहीं होती, ठीक है। जितना हम लोग एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं उतना हम लोग मास्टर में सरवाइव करने के लिए पढ़ रहे हैं, और साथ साथ मास्टर में जाने के इससे पहले जो इंटरव्यू होगा उसके लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखने की चीजें। मेरी यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे सोल्यूशन की, ध्यान रखना गाइस, ऑलवेज कॉर्नर सोल्यूशन, ऑलवेज कॉर्नर सोल्यूशन, ऑलवेज कॉर्नर सोल्यूशन, हमेशा कॉर्नर सोल्यूशन। बैड कमोडिटी का मतलब क्या होता है जी? बैड कमोडिटी का मतलब होता है, तो आप सोचो, जस्ट इमेजिन, देखो अभी ना मैं आपको बातों में हम लोग बातों में खेल रहे हैं अभी, अभी तो एक्चुअली हम टेक्निकल तो आए भी नहीं है, बातों में खेल रहे हैं, पहले जरूरी वही होता है। मान लो दो कमोडिटीज हैं, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, दो कमोडिटीज हमेशा सेम नेचर की होंगी। अगर हम टू गुड्स इकोनॉमिक गुड की बात करते हैं ना, टू गुड्स इकोनॉमिक केस, यानी इकोनॉमी के अंदर सिर्फ दो ही कमोडिटीज हैं, तो दोनों सेम नेचर की होंगी, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक अच्छी एक बुरी, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। इट इज पॉसिबल, बट वो सब बस ऐसी थ्योरी में पॉसिबल है, ठीक है। चलो, अब या तो कॉमेडी अच्छी होंगी या बुरी होंगी, मैंने मान लिया दोनों बुरी हैं, मैंने मान लिया दोनों बुरी हैं। मुझे बात बताओ, एक रैशनल कंज्यूमर, रैशनल का मतलब क्या होता है? रैशनल कंज्यूमर का मतलब, हिंदी में नहीं बताया आपने, हिंदी में नहीं बताया, हिंदी में नहीं, मैं तो रैशनल का मतलब, हाँ, और इकोनॉमिक की भाषा में, और अपना लास्ट टू लास्ट मनी एक ऐसी जगह खर्च करे, चाहे वो वन कमोडिटी हो चाहे टू कमोडिटी हो, जहां से उसको एज मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलिटी मिले, ऑप्टिमम लेवल पे रहे, रैशनल है, ठीक है। एक बीच में एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, बीच में थोड़ी सी नॉलेज। रैशनल थ्योरम या लोगों को समझदार, कौन से ऐसे इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने लोगों को रैशनल प्रूफ करा था और उनको नोबेल मिला है? एक इकोनॉमिक्स हैं, हाँ पुराने ही है, नहीं वो कोई और है, उनकी आईएसएलएम थ्योरी है, उनको एक अलग नाम है, और नहीं, एक इकोनॉमिक्स है रॉबर्ट लुकास इन 1971, 1971-72, 1971-72, रॉबर्ट लुकास, ही वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट जिन्होंने रैशनैलिटी थ्योरम को बताया, एक्सप्लेन किया, ठीक है, और जो भी चीजें बनाई उसके ऊपर रॉबर्ट लुकास ने, और उनको इस पे के बेस नोबेल मिला। वो तीन इकोनॉमिस्ट थे, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट लुकास, रॉबर्ट बैरो एंड थॉमस सर्जेंट। रॉबर्ट लुकास सोच रहा है भाई कि अफसर आपको नाम कैसे याद है? नहीं भैया, पढ़ते पढ़ते नाम याद हो जाते हैं। रॉबर्ट लुकास, रॉबर्ट बैरो, ठीक है, स्पेलिंग कोई भी हो, मुझे भी नहीं आती थी स्पेलिंग, नाम ही अजीब अजीब होते हैं इनके।
एंड थॉमस सर्जेंट इन्होंने 1971-72 में इनको नोबेल मिला था फॉर रैशनैलिटी थ्योरम के लिए, ठीक है, फॉर रैशनैलिटी थ्योरम के लिए नोबेल मिला था। अच्छा, एक इकोनॉमिस्ट और आए हैं जिन्होंने लोगों को इरैशनल प्रूफ कराया, लोगों को बेवकूफ प्रूफ कर दिया। एक इकोनॉमिस्ट और आए हैं, किसी को पता है? वो तो रेसेंट है, 2015 में उनको नोबेल मिला है फॉर हिज इरैशनल थ्योरम पर, ठीक है। उनका नाम है रिचार्ड थैलर। मुझे सही से नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, रिचार्ड है तो कंफर्म है, रिचार्ड थैचर है या थैलर है, क्या है, क्योंकि इनके में काफी वर्ड साइलेंट होते हैं तो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं मैं, ठीक है। रिचार्ड 2015 में इन्होंने लोगों को, इनको जो नोबेल मिला है, लोगों को बेवकूफ प्रूफ करने का नोबेल मिला है, लोगों को बेवकूफ प्रूफ करा है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी में ऐसा ही होता है, आप आज किसी की थ्योरी को कंटिन्यू कर लो, कुछ दिन बाद आपको नोबेल मिल जाएगा अगर आपने उसको गलत साबित कर दिया, ठीक है। बहरहाल तो बात शुरू हुई थी कि भाई पर्सन अगर रैशनल है, तो रैशनल का मतलब हो जाता है कि मान लो मेरे पास दो गुड्स हैं, एक समोसा है, एक ब्रेड पकौड़ा है, वो भी ठेली वाला कि अच्छी दुकान का भी नहीं है, ठेली वाला है। पहली बात तो दोनों चीजें बहुत अनहेल्दी है, ठीक है, हार्ट अटैक है दोनों बढ़िया लेवल का। अब सोचो, डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों नहीं लेना, डॉक्टर कहता है दोनों क्यों ले रहे हो, बट जैसे हम कहीं बाहर होते हैं, कॉलेज में, कॉलेज कैंटीन हो या स्कूल की कैंटीन हो या XYZ ऐसी जगह जहां पे यही मिलता है और यही दोनों गुड्स हैं, तो मुझे बताओ एक रैशनल कंज्यूमर जिसको X और Y दो गुड्स की बात कर रहा है, क्या वो एट अ टाइम दोनों गुड कंज्यूम करेगा? दोनों बैड? क्या वो ट्राई करेगा? वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा, लेकिन जितना कम से कम चीजों को ले, ठीक है, जितना कम से कम चीजों को ले, और कम से कम में X और Y अगर दोनों ही बैड है, he will always try to consume only one good, always try, ठीक है, always try। just एग्जाम्पल आपके घर में एक जगह से नॉइज पोल्यूशन आती है, एक जगह से एयर पोल्यूशन आती है, ठीक है, या स्मेल वगैरह कोई प्रॉब्लम है, आपको जस्ट आप क्या चाहते हो कि दोनों को दोनों खत्म हो जाएं, आपकी कंजम्पशन क्या उनके लिए जीरो। कभी कभी हम उसके लिए खर्चा भी करते हैं, तो ये तो बात कंफर्म की चीज, तो पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स खर्चा भी होगा उन चीज को खत्म करने के लिए, प्लस उन पे खर्चा करने का मतलब हो जाता है अगर दोनों कम खत्म नहीं हो रही है तो हम ट्राई करते हैं कोई एक तो खत्म हो जाए पूरी की पूरी। इट मीन व्हाट वी ऑलवेज यूज कॉर्नर सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? मैंने आपके पास में आगे चलो जी, क्लियर। चलो अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ये जनरल डिस्कशन हो गए, अब हम लोग गए यहाँ से थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो जनरल डिस्कशन थे, मैं रफ कर दूं इन सबको, इनका यूज होगा। अच्छा, हमने कभी पढ़ाते हुए, अब अगर मैं पढ़ाते हुए कहीं यूज कर लूं कि भाई गुड कमोडिटी है, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि भाई ये इंटीरियर सोल्यूशन की बात करेगा और कॉर्नर बोल रहा है तो कोई एक्सेप्शनल केस होगा, ठीक है, कमोडिटी अच्छी होंगी, टेंजेंसी होगी, ठीक है, जो भी चीजें प्रोसेस रहेगा। चलो सब बताऊंगा, बस वेट करो, सब कुछ पता लगेगा। अब गाइस हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस। सबसे पहला जो पढ़ रहा हूं मैं यहाँ पे, दैट इज यूटिलिटी इज इक्वल्स टू एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा। चलो शुरू करते हैं अब यहां से आपकी एक्चुअल डिस्कशन स्टार्ट होगा। एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा, एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा। फ्रेंड्स देखो ऐसा होता है कि दिस इज द यूटिलिटी, नो डाउट, और यहाँ पे जो एक्स है मैं आपको बता देता हूं, ये एक ऐसे टाइप का प्रेफरेंस है, एक ऐसे टाइप का प्रेफरेंस है जो हमेशा इंटीरियर रहना पसंद करेगा। कुछ चीजें सीखनी होंगी आपको, जो हमेशा इंटीरियर रहना पसंद करेगा। इंटीरियर का मतलब अगर इसको ऑप्शन मिलता है टू कंज्यूम द गुड्स, ही ऑलवेज चूज टू कंज्यूम बोथ एट अ टाइम। ओके, अब समझोगे क्यों?
पहली बात तो ये आते तो एक्स स्टिकली पॉजिटिव, वाई स्टिकली पॉजिटिव, ठीक है। दूसरी चीज अल्फा बीटा, लाइफ बिटवीन 0, अच्छा हाँ, लाइफ बिटवीन 0 to 1 वाली बात, ठीक है। दिस इज, इसको हटा दो, इसको ऐसे कर देना, अल्फा जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। बस अल्फा 0 to 1 भी लाई कर सकता है और 1 से ऊपर भी हो सकता है, बीटा 0 to 1 भी लाई कर सकता है और 1 से ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। ओके, 1 by 1 ये जो प्रेफरेंस है इसको हम नाम देंगे, ये जो अल्फा और बीटा है, अल्फा प्लस बीटा अगर मोर देन 1 हो जाता है, भाई पावर है ना, पावर है, अल्फा प्लस बीटा पावर अगर मोर देन 1 हो जाती है तो गाइस ध्यान रखना, इसको हम वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस बोलेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना मैं स्नाइडर निकोल्सन को फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि जब हम लोग हॉल आर वेरियन पढ़ते हैं, मैंने इसलिए बोला कोई एक बुक काफी नहीं है, हॉल आर वेरियन एक बुक है जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले बच्चों की जान होती है, उनकी जान मतलब यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं उसी को पढ़ो, हॉल आर वेरियन। उसके अंदर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है, उन्होंने इसको जनरली स्ट्रिक्टली, मैं आपको बताता हूं, उन्होंने इसको स्ट्रिक्ट या फिर उन्होंने इसको कॉन्वेक्स प्रेफरेंस बताया है, ठीक है, वो भी स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स प्रेफरेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स प्रेफरेंस बताया। लेकिन मैं मल्टीपल बुक से पढ़ने के बाद एक निचोड़ निकाल रहा हूं बात का, मेरे हिसाब से आप जैसे इसको रफ करना, इसको मत लिखना, मतलब ये तो मैंने बुक का नाम बता दिया, मैं जो आपको बताऊंगा वो मल्टीपल बुक से मिक्स करके बताऊंगा। अल्फा प्लस बीटा अगर एक से ज्यादा होगा तो वो वैलिड प्रेफरेंस होगा, और अल्फा प्लस बीटा एक से कम और बराबर होगा तो उसे आप कॉब डगलस प्रेफरेंस बोलोगे, कॉब डगलस प्रेफरेंस। ऐसा होता है कि जो मान लो आप में से कुछ लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स के हो, कुछ लोग, ठीक है, मजे की बात क्या होती है कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हमेशा अधूरी बात पढ़ते हैं हमेशा, क्यों? क्योंकि नो डाउट इकोनॉमिक्स की नॉलेज तो लेते हैं, बट वो हमेशा किसी स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक फील्ड की लेते हैं, ये स्पेसिफिक बुक ही पढ़ते हैं, बट इकोनॉमिक बहुत वास्ट है, एंट्रेंस में हम एक वास्ट लेवल पे पढ़ते हैं। ये दो बुक्स में रेफर कर रहा हूं, जो लोग मेरी ऑफिशियल वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आपको भी किसी को कोई शंका है, कोई डाउट है, मुझे बहुत लोगों ने चैलेंज किया, बच्चों ने नहीं, बड़े बड़े सीनियर पीएचडी स्कॉलर्स ने, मतलब वही जैसे मेरे बच्चों ने, तुमने पढ़ा, फिर कॉलेज में जाके छेड़ दी बात, होता ना क्यूरियोसिटी होती, छेड़ दी बात, भाई टीचर से बात हुई, टीचर कहता गलत है, तो बच्चे ने बोला सर गलत है, तो मैंने रुक जा, मैंने बुक निकाल दी, मैंने बुक उठा के दिखा दी, भाई मान लिया मैं गलत हूं, बुक तो गलत नहीं है, मैंने बुक निकाल के दिखा दी, बच्चे ने वो बुक रेफर कर दी, अच्छा इस बुक में से, हाँ ये सिलेबस में नहीं है तुम्हारे इसलिए गलत है ये, अच्छा मतलब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है इसलिए बात गलत है, अजीब बात, हाँ ठीक है, हो सकता है वो सही हो एकेडमिक लेवल पर, एकेडमिक में हो सकता है हमें अगर एक बुक बताएगी तो वही हमारे लिए ग्रंथ बन जाता है, बट जब हम लोग बात करते हैं एंट्रेंस की तो ग्रंथ नहीं बना वो, मैं रेफर दे रहा हूँ गाइड, एक स्नाइडर एंड निकोल्सन, मतलब कभी दिल करे कि हाँ यार किसने चैलेंज करा या हम चैलेंज करें, चैलेंज कर देना, उनमें लिखा हुआ, और दूसरा MWG मैस्कुलिन विंस्टन ग्रीन, ये बुक है, इसमें ये सब बातें लिखी हुई, ठीक है, वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस ये होता है, ठीक है। इस प्रेफरेंस को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स प्रेफरेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स प्रेफरेंस का मतलब आप शायद समझिए होंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट गुड कमोडिटीज, कुछ ना कुछ टेक्निकल टर्म होता है जिसकी बेसिस पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, कौन सी कमोडिटी किस नेचर की है, गुड कमोडिटी। दूसरा जो प्रेफरेंस होता है वो आपका स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स कर्व बनाता है, भाई कर्व भी तो बनाता होगा, ये कर्व है ना डायग्राम, तो ये कर्व बना रहा है वो स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स कर्व बना रहा है। साथ साथ एक वर्ड में लिखने वाला हूं, मैं आपको चीज बता दूं सबको, जितने लोग यहाँ बैठे हुए और जो मेरी क्लास ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है,
और हम लोग ना बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। हम लोग का मतलब हो गया, मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूँ, गलती जानबूझ की होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं मैं आप लोगों से इकोनॉमिक भाषा में, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दीज आर द टू वेरिएबल्स, एक्स और वाई चेंज होंगे। अच्छा, दिस इज इक्वल टू यू, एक्स और वाई चेंज होगा तो यू भी तो चेंज होगा, वेरी करेगा। तो वेरी करने का मतलब जनरली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यू माइनस का एक्स अल्फा वाई, अभी लिखना मत ऐसी, और दिस इज द फंक्शन ऑफ यू एक्स और वाई। क्या मैं गलत कह रहा हूं? कह सकता हूं मैं इस चीज को? गलत तो नहीं कह रहा मैं? भाई अब खुद बताओ ब्रदर कि एक्स वाई तो चेंज हो रहा है, मान गया बात, यू भी तो चेंज होगा। तो दे आर थ्री वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स कहां बनते हैं? इन थ्री डायमेंशन। कहां बने थे? तो इनका डायग्राम क्या होते हैं? 3D डायग्राम होते हैं। भाई आपने कभी तो पढ़ा होगा कि भाई 2D डायग्राम 2D वेरिएबल्स पर आएगा और 3D डायग्राम 3 वेरिएबल पे मतलब रहेगा। ये हमारा क्या है? ये 3 वेरिएबल्स का है तो 3D में बनेगा। पर बाय मिस्टेक हम लोग क्या कर रहे हैं? 2D में बना रहे हैं। ये गलती हम जानबूझ कर रहे हैं, बिकॉज हमें ये 2 डायमेंशन पे पढ़ना है। इसका मतलब हम जितने भी डायग्राम बनाएंगे उनका इंट्रिंसिक मीनिंग 3D का होगा, उनका इंट्रिंसिक मीनिंग 3D का होगा। बात समझ में आ गई? और 3D में जो भी कर्व हम पढ़ेंगे, जो भी कर्व हम लोग पढ़ेंगे वो कौन से होंगे? कोसाई कॉनकेव। लिख लो, कोसाई कॉनकेव 3D में। मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस है। हाँ देखो 3D करो, 3D करो कोसाई कॉनकेव होगा। जब आप लोग स्नाइडर निकोल्सन का चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे ना, चैप्टर 2 ऑफ स्नाइडर निकोल्सन, तो आपको ये चीज दिखाई जाएगी। और ये 3D कर्व है, कभी गूगल पे सर्च करना कोसाई कॉनकेव तो आपको 3D दिखेगा। ठीक है, 3D कुछ इस तरीके से होगा, वो बेल शेप्ड, मतलब बेल शेप्ड होगा। ठीक है, इसमें से हम कहीं से कॉन्वेक्स पार्ट उठा लेंगे, कहीं से कॉनकेव पार्ट उठा लेंगे, मतलब हमारी मर्जी है। यहाँ से कॉन्वेक्स पार्ट उठा लिया, यहाँ से कॉनकेव पार्ट उठा लिया, तो हमने यहाँ से कॉनकेव कॉन्वेक्स पार्ट अलग अलग उठा लिए। फिर हमारी मर्जी है, हम जहां पर उसको फिट करना चाहे फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो दिस इज दी आपको कोसाई कॉनकेव, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है, तो यहाँ पे क्या लगा दो आप? स्ट्रिक। अच्छा, ये जो मैं बार बार स्ट्रिक लिख रहा हूँ, स्ट्रिक की स्पेलिंग तो पता है ना? ये होती है। ठीक है, स्ट्रिक का मतलब होता है कि जो जो लाइन है, जो डायग्राम है, वो नॉन लीनियर है, वो कर्वेचर में है। स्ट्रिक का मतलब होता है जो लाइन है और जो डायग्राम है वो नॉन लीनियर है या कर्वेचर में है, वो हम थोड़ा बहुत कर्व होगा। ठीक है, इस स्ट्रिक का मतलब ये होता है। और जहां मैं स्ट्रिक नहीं लगा रहा तो लाइन कहती है लीनियर। व्हाट माय पॉइंट? लाइन कहती है लीनियर। चलिए जी, अब जब मैं ये कहता हूं, अब जब मैं इसको भी रफ कर रहा हूं, अब जब मैं ये कहता हूं कि कॉमोडिटी गुड है, कॉमोडिटी कैसी है? गुड, तो इनका सोल्यूशन क्या होगा? इंटीरियर। क्लियर? सोल्यूशन कैसा होगा जी? इंटीरियर। अब इंटीरियर का मतलब कब पता लगेगा क्या होता है? अच्छा, इंटीरियर का मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि अगर आप एक्स को कंज्यूम कर रहे हो तो वो भी स्टिकली पॉजिटिव होगी, वाई को कंज्यूम कर रहे हो वो भी स्टिकली पॉजिटिव होगी। दिस इज नोन एज इंटीरियर सोल्यूशन। एक्स और वाई पॉजिटिव मतलब कहीं ना कहीं बीच में लाई कर रहे हैं, साइड में इधर उधर है ही नहीं। ठीक है, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? ओके गाइस, गाइस अल्फा बीटा कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अल्फा बीटा का एक मतलब होता है ये इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं अगर दूसरी भाषा में बात करूं तो ये इनकम इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट, बट मैं अभी इलास्टिसिटी वाली बात कर नहीं रहा हूं। अब इसको क्वेश्चन मार्क रखते हैं, जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो आखिर में नोट बनवा दूंगा जी ये, तो वहां पे शायद इसका और मीनिंग पता लग जाए। ओके, नाउ दैट दिस इज यूटिलिटी। इसका नाम मैंने आपको दोनों बता दिया है, वेल बिहेव्ड और कॉम्प्लेक्स। इट डिपेंड्स ऑन अल्फा बीटा, जनरली हम लोग अल्फा बीटा रखते हैं। अब क्या होगा जी, मैं एमआरएफ की बात करूंगा, क्योंकि ये कैसी कॉमोडिटी? गुड, तो एमआरएफ की बात होगी। ठीक है, एमआरएफ का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, अच्छा
अब मैं आपको वही मैथमेटिकल बात बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पार्शियल डेरिवेटिव। इसका मतलब हो जाएगा ये चेंज इन यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, चेंज इन यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई। ठीक है, ये यूटिलिटी थी मेरी। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सीख लो जिन लोगों को नहीं आता। कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, आपको बचपन से आता था ये, मुझे बचपन से आता था ये, एक पॉइंट में सीखा ही था, अब आता है ना भाई, सीख लो। एक्स को मैं एक्स की रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, ठीक है। जिनको नहीं आता मैं सिखा देता हूं, मैं यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में डेरिवेशन सिखा देता हूं। अगर एक्स की पावर एन हो और हम उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान रखना पावर आगे आ जाएगी और एक्स की पावर में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। और जिस वेरिएबल की टर्म में कर रहे हैं, ठीक है, उस वेरिएबल का नो डाउट 1 आ जाता है, फिर वो लिखते नहीं है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, पावर अगर 2 है और डेरिवेटिव कर रहे हो आप इसका, तो 2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर में से 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 2x बन जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, सबको बात समझ में आ गई। सिमिलरली अगर एक्स की पावर एल्फा है, हो जाएगा। अच्छा, एक्स अगर अकेला है तो मतलब एक्स की पावर 1 है, एक्स अगर अकेला तो एक्स की पावर 1 है, और अगर एक्स की पावर 1 का डेरिवेटिव कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगी, है ना। एक्स 1 आ जाएगा, एक्स पावर 1 माइनस 1 हो जाएगी, 1 इंटू एक्स की पावर 0 हो जाएगी, और किसी चीज की पावर 0 होता है क्या होता है 1। इतनी बात तो समझ में आती है आप लोगों को सबको, दिस इज बेसिकली 1। गॉट माय पॉइंट, मेरी बात सबको समझ में आ गई अच्छे से। और अभी ध्यान रखना, सुधीर सर की क्लास होगी, सुधीर सर आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स। जिनको आता है उनको पॉलिश होगा, जिनको नहीं आता वो सीखेंगे, ठीक है। जितना मेरे से हो सकता है मैं आपको सिखाऊंगा, जितनी मेरी, अच्छा एक बात और, मैं आपको सिर्फ मैथमेटिक्स उतनी सिखाऊंगा जितनी मेरी इकोनॉमिक्स में जरूरत है, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट के सर आप आगे कुछ नहीं बता रहे, अब आप आधी बात क्यों बता रहे हो मैथ के लिए, उतनी बताऊंगा जितनी मेरी इको में जरूरत है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इतना बताया। तो मेरे बच्चों बताओ क्या, अच्छा एक बात और साथ साथ बता देता हूं, अगर यहाँ पे y होता तो y एज अ कांस्टेंट, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके अलावा कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे y एज इट इज आ जाता, y मतलब y अगर जैसा भी होता, जिस हालत में y होता y ऐसे का ऐसे आ जाता, ठीक है। बात समझ में आ गई, आसान भाषा। चलो जी, अब इस पे आ जाते हैं, एक्स अल्फा वाई बीटा। पहली बात तो y जिस हालत में उसको वैसे रख देते हैं, जिस हालत में y है उसको उसी हालत में रख देते हैं। अब अल्फा एक्स अल्फा माइनस 1, गलत तो नहीं कह रहा मैं, आसान भाषा है ना, सेम पैटर्न। जैसे मैंने इसको x में किया ऐसे मैं इसको y में कर दूं, बीटा y बीटा माइनस 1 एक्स की पावर अल्फा, मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, अदर वैल्यू, वो जिस हालत में होती है उसको ऐसे रख दो, ठीक है। मेरी बात सबको समझ में आ गई। एंड मुझे पता है कि इसको मुझे यहां रखना है, मैं इसको यहां रख देता हूं, ये ऊपर आ जाएगा, अल्फा एक्स अल्फा माइनस 1 वाई बीटा अपॉन बीटा वाई बीटा माइनस 1 एक्स अल्फा। भाई रख दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं मैं इसको, अल्फा एक्स पावर माइनस है तो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, पावर जब माइनस होती है तो वो अपॉन में चली जाती है, तो ये अपॉन में आ गई एक्स, मतलब -1 नीचे आ गया एक्स करके, और ऊपर वाई बीटा ऐसे रहा, ठीक है, यहाँ पे आ गया ऐसी, बीटा यही है, वाई बीटा -1 था, तो इसका अपॉन मतलब ऊपर न्यूमरेटर हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर वाला नीचे ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये वाई आ गया, ठीक है, और ये एक्स की पावर अल्फा रहा। अब देखो वाई बीटा से वाई बीटा गया, एक्स अल्फा से एक्स अल्फा गया, बचा क्या, अल्फा बाय बीटा वाई बाय एक्स, क्लियर, अल्फा बाय बीटा वाई बाय एक्स, आसान है, कोई टफ नहीं है, अल्फा बाय बीटा वाई बाय एक्स। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमने सीखा था
जब हम बात कर रहे थे तब मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया था, अगर आपको याद हो, एम आर एस के साथ में, है ना, है ना, मैंने माइनस साइन लगाया था एम आर एस के साथ में, लेकिन यहाँ नहीं लगा रहा मैं, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा। चलो मैंने आपके डाउट को बड़ा रखा, अगर मैंने माइनस साइन लगाया भी है ना, तो ये साइन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन तो हर उस जगह आएगा जहां पे प्लस माइनस, मतलब जहां पे दो चेंजेस हो रहे हैं प्लस माइनस के, ट्रेड ऑफ हो रहा हो, है ना, ट्रेड ऑफ हो रहा तो वहां तो हर जगह आएगा, तो हटा देंगे, डायरेक्शन शो करना है। अब मुझे खुद बताओ, एमआरएस नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग बता, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर मैं बना भी लूं तो ये x है और ये y है, ये x है और ये y है, और ये कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखना, अगर ऐसा दे रखा हो u इक्वल टू x डॉट वाई, u इक्वल टू x डॉट वाई, तो इन टाइप के आईसीस को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इन टाइप के आइसिस को बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इस बात से टेंशन मत लेना कि ये हमें नहीं पता थी, किसी को नहीं पता थी, किसी को नहीं पता, सब पहली बार सुन रहे हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पहचान क्या है इसकी, यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई होना चाहिए, ठीक है, मतलब हर किसी का अपना अपना नेचर होगा, हर अलग अलग जगह सीखते रहना, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वही जब मैंने आपसे बात करी एमआरएस की, जब मैंने बात करी आपसे एमआरएस की, मेरे पास ये एमआरएस आ गया, यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। हाँ डायरेक्शन है, हाँ हाँ, इसका मीनिंग है कि कैलकुलेशन करते हुए इस माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, या दूसरी भाषा में बोलो तो मॉड लगा देंगे, लेकिन मॉड लगाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि उसको भूल जाएंगे, मॉड हम अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, और मॉड लगाने का पर्पस है कैलकुलेशन करना, कहीं जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लो जी उसको, लेकिन अगर माइनस साइन था जो कि है, उसका मतलब निकलता है कि वो डायरेक्शन शो कर रहा है, और डायरेक्शन माइनस का मतलब डाउन स्लोपिंग है, इसका मतलब ये हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है, मान लो आप ये x1 ले रहे थे और ये y1 ले रहे थे, ठीक है, और ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट था x1 y1, ठीक है। अब आप अगर यहां की बजाय यहां आ गए, अब वहां की जगह यहां आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे चेंज आ गया डेल्टा x2, यहाँ पे चेंज आ गया डेल्टा y2, सॉरी मतलब डेल्टा x डेल्टा y, ये चेंज आ गया, परिवर्तन आ गया ना, तो आप खुद सोचो, जब एक चीज बढ़ी थी तो दूसरी चीज क्या हुई थी, कम, तो एक जगह प्लस हुआ था दूसरी जगह माइनस हुआ था, तो अगर माइनस साइन आया है तो इसका मतलब ये डाउन स्लोपिंग रहा होगा, इसलिए आया है, ठीक है। अच्छा एक नाम मैं आपको लिखवा रहा हूं यहाँ पे, एक छोटा सा टर्म मैं ओरली बता देता हूं कि इसमें ये कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेंगे, ये कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेंगे, अगर ये एक्सिस को टच नहीं करते हैं तो फिर हम इनको बोलते हैं एसिम्प्टोट, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर कोई भी डायग्राम, जैसे डायग्राम ये है, ये एक ये भी यही वाला होता है डायग्राम डाउन स्लोपिंग, है ना, आपको देखो इनने टच कर दिया, एक होता है ये वाला, अब दो टच नहीं कर रहा, दोनों का नेचर सेम है, डाउन स्लोपिंग नीचे तक गिर रहा है, लेकिन ये फर्क है, ये एक्सिस टच कर रहा है, ये एक्सिस टच नहीं कर रहा, इस वाले को हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोट, ठीक है, एसिम्प्टोट। अब वो क्या होता है एसिम्प्टोट, वो आपको सुदीप सर समझाएंगे, मतलब एक्चुअल मीनिंग, मैं इसे आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वाली मैथ बताऊंगा, राइट। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई सब लोगों को बढ़िया से।
चलिए जी आगे बात करते हैं। हमारे पास ये एमआरएस आ गया, अल्फा बाय बीटा वाई बाय एक्स। ठीक है, एमआरएस आ गया अल्फा बाय बीटा वाई बाय एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अल्फा बाय बीटा वाई बाय एक्स। सो अब दो टेक्निक, अब टेक्निक समझना। एज यू एक्स इंक्रीजेस, अगर आप एक्स को बढ़ाएंगे तो टेक्निकली देखने में क्या लग रहा है मुझे, एमआरएस क्या होगा, घटेगा। एक्स एक क्वांटिटी होती है, एमआरएस एक ट्रेड ऑफ होता है। ठीक है, एमआरएस एक अमाउंट होता है, ट्रेड ऑफ वैल्यू, चेंज ऑफ वाई अपॉन में चेंज ऑफ एक्स। वो घटेगा, वो कम होगा। ठीक है, वो कम होगा। तो टेक्निकली देखने का मतलब हो जाता है, अगर एक्स बढ़ने से एमआरएस कम हो रहा है, या और दूसरी भाषा में आप देखो, एक्स कम होने से एमआरएस बढ़ रहा है। या इसका और भी कंसेप्ट हो सकता है कि वाई बढ़ने से एमआरएस बढ़ रहा है, वाई कम होने से एमआरएस कम हो रहा है। अगर ये सिचुएशंस आती हैं, ठीक है, और ये सिचुएशंस आती हैं, तो हम इन सिचुएशन में बोलेंगे दिस इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स इन नेचर। ठीक है, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स इन नेचर। कभी कभी क्या होगा, कभी कभी इतना आसान नहीं होगा यूटिलिटी, कभी कभी इतना थाली में सच के क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कभी कभी थोड़े से बदलाव होंगे और अच्छे खासे टफ होंगे। तो हमें सीखना है कि टफ क्वेश्चन में भी ऐसी कौन सी चीज मिल जाए जो सॉल्व कर दे। आपने सुना होगा जो टास्क बहुत टफ होते हैं उनमें कुछ भी छोटा सा क्लू होता है, वो मिलते हुए इजी हो जाते हैं। वही क्लूज है, मैं आपको क्लूज सिखाऊंगा। ठीक है, राइट, ये बात आप लोग समझ गए। अच्छा, अब इसका स्टीपर फ्लैटरनेस पे भी कंसेप्ट होता है। मेरी बात आप यहाँ तक समझ गए अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल अब मतलब कंटिन्यू करते हैं हम लोग इस पर। अभी अभी हम लोग, अब बात आती है ऑप्टिमम वैल्यूज की। अब बात आती है ऑप्टिमम वैल्यूज की। थोड़ी सी मैथमेटिक्स दोबारा आएगी, ठीक है, परेशान मत होना, जितनी जरूरत है उतनी बता दूंगा। ऑप्टिमम वैल्यूज की, ऑप्टिमम वैल्यूज का मतलब होता है, ऑप्टिमम वैल्यू का मतलब होता है एक्स और वाई की वो वैल्यू जहां पे एजेंट मैक्सिमाइज हो रहा हो, जहां पे एजेंट मैक्सिमाइज हो रहा हो। मैक्सिमाइज होने का मतलब हो जाता है he will get as maximum possible utility। ठीक है, अच्छा अब सुनना जरा ध्यान से। मैं अगर डायग्रामेटिकली बात करता हूं इसकी, सो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड दिस इज माई बजट लाइन। देखो बजट लाइन के बारे में आपको बता देता हूं। मैं एक्स को कंज्यूम कर रहा हूं, उसका कोई ना कोई प्राइस पे कर रहा हूँ। मैं वाई को कंज्यूम कर रहा हूं और उसका कोई ना कोई प्राइस पे कर रहा हूँ। और जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरी इनकम के बराबर या कम होगा, राइट। और ध्यान रखना यहाँ पे एक्स की पावर 1 है और वाई की पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है और वाई की पावर 1 है। इसकी इसकी वजह से लाइन कैसी बनी है, स्ट्रेट लाइन। कैसी बनी है लाइन, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड। गॉट इट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक बात, दूसरी चीज, ये लेस देन और इक्वल टू एम है, ये लेस देन और इक्वल टू एम है। इसका मतलब इस रीजन तक रहेगी। ठीक है, इस रीजन तक ये रहेगा। मतलब अगर कोई भी मतलब ऑप्टिमम वैल्यू आएगी वो एज मैक्सिमम इस पॉइंट इस लाइन पे आ सकती है, वरना वो इसके अंदर ही रहेगी। वहीं अगर मैं बहुत सारे आइसिस बनाता हूं, मान लो मैंने यहाँ पे बहुत सारे आइसिस बनाए, जैसे ये बनाया, ये बनाया और ये बनाया, तो और मान लो ये भी बनाया, तो बहुत सारे आईसी में से मेरे लिए जो बेस्ट आईसी है वो कौन सा रहेगा, वो ये वाला आईसी रहेगा जो यहां पर इसको टेंजेंट कराए। इसी चीज को बोलते हैं टेंजेंसी। एंड द टेंजेंसी इज ओनली पॉसिबल जब आपका कर्वेचर हो, यानी कर्व हो, एंड कम्युनिटीज आर गुड इन नेचर हो। टेंजेंसी हो, टेंजेंसी तभी पॉसिबल होगी, लिख लेना कि टेंजेंसी इज पॉसिबल if and only tangency is possible जब आप
दो चीजें होनी चाहिए, एक तो कॉमोडिटीज गुड इन नेचर हो। मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूं कि गारंटी है कि आप कभी मात नहीं खाओगे, कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे बदलाव करने पड़े। गुड इन नेचर हो, प्लस प्लस आपका जो डायग्राम है वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स हो, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स हो, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स हो, मतलब कर्वेचर फॉर्म में हो। ठीक है, यार ये यही शो करता है कि लाइन लीनियर है। अब यहाँ पे एक्स की पावर अल्फा है, ठीक है, तो ये 2 3 हो जाएगी। अगर मान लो मैं इसको 2 कर दूं तो तो ये क्वाड्रेटिक बन गई इक्वेशन, ये अब कर्वेचर में आ जाएगी, ये स्ट्रेट नहीं बनेगी। स्ट्रेट का मतलब ये होता है लीनियर लाइन। क्लियर फ्रेंड्स, स्ट्रेट का मतलब ये होता है लीनियर लाइन। चलो जी, अच्छा इस पॉइंट को मैं बता देता हूं आपको क्या कहते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज, यहाँ इस पॉइंट पे देखो, जब मैं इंडिफरेंस कर्व बनाता हूं, दिस इज आईसी, इंडिफरेंस कर्व बनाता हूं, तो इंडिफरेंस कर्व का एक एमआरएस होता है, एक ट्रेड ऑफ होता है। और एक मजे की बात क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व का एक एमआरएस हर पॉइंट पे वैरी करेगा। भाई आप खुद सोचो, मैं अगर इस वाले पॉइंट पर हूं तो मेरा ट्रेड ऑफ एक अलग होगा, मैं इस वाले पॉइंट पर, मेरा ट्रेड ऑफ अलग है। जैसे जैसे मैं अपने पॉइंट बदलता रहूंगा मेरा ट्रेड ऑफ बदलता रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं पॉइंट बदलता रहूंगा मेरा ट्रेड ऑफ बदलता रहेगा। लेकिन कोई तो ट्रेड ऑफ मुझे ऐसा मिलेगा जो मेरे लिए अच्छा होगा। एक बात, अच्छा एक चीज और बताओ, बजल लाइन स्ट्रेट है, बजल लाइन कैसी है, स्ट्रेट, तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है, क्या वो चेंज होता है? स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है क्या सकते हो, डायरेक्शन, एक तो डायरेक्शन ही हो गया, प्लस चेंज बताना। ठीक है, तो मुझे बताओ ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा अगर नहीं पता मैं सिखा देता हूँ, क्योंकि जब मैं कहता हूं ना तो बताओ, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं मान के चलना कुछ पहले पढ़ा होगा, और आपने कुछ पहले नहीं पढ़ा हुआ तो कि ये कुछ आपने पाप नहीं करा है। कभी कभी ये मत सोचना कि यार ये बंदा पूछ रहा है, इसको पता नहीं कि हमें नहीं पता। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं, नहीं पता तो कह दो नहीं पता। मैं बताता हूँ, जो लीनियर लाइन रहती है, लिख लेना टॉप पर, स्लोप ऑफ द लीनियर लाइन ऑलवेज रिमेन सेम एट एनी पॉइंट। स्लोप ऑफ द लीनियर लाइन आर ऑलवेज सेम एट एनी पॉइंट और एट ऑल पॉइंट। स्लोप जो होता है लीनियर लाइन का वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी पॉइंट पर। ठीक है, स्लोप ऑफ द लीनियर लाइन इज रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट, remain same at all points। ठीक है, एक बात। दूसरी, जो स्लोप ऑफ द आईसी होता है वो वेरी होता है, वो वेरी होता है, वो वेरी करता है। स्लोप ऑफ द आईसी वो वेरी करता है, जैसे जैसे पॉइंट बदलते हैं वो वेरी करेगा, क्योंकि वो कर्वेचर में है, क्योंकि वो कर्वेचर। ठीक है, इस पॉइंट पर मान लो पॉइंट ए है, तो एट ए स्लोप ऑफ आईसी जो होगा वो बराबर होगा स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ आईसी जो होगा वो बराबर होगा स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ आईसी जो होगा वो होगा स्लोप ऑफ बजट लाइन। यानी आईसी का जो स्लोप होता है उसे हम कहते हैं एमआरएस विद मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड लगा दिया, जो स्लोप ऑफ द आईसी होता है उसे हम एमआरएस कहते हैं, भूलना मत। और जो स्लोप ऑफ द बजट लाइन होता है वो P1/P2 होता है। जो स्लोप ऑफ द बजट लाइन होता है वो P1/P2 होता है। ठीक है, तो P1/P2 होता है, और स्लोप ऑफ द आईसी जो होता है वो वो बेसिकली एमआरएस होता है विद मॉड साइन। ठीक है, एंड गाइस ध्यान रखना, ये जो चीज होती है इसे हम कहते हैं टेंजेंसी। दिस इज बेसिकली टेंजेंसी। एंड टेंजेंसी मैं यहां लिख देता हूं साइड में, 2 3 चीजें टेंजेंसी के लिए। जो टेंजेंसी होती है, जो गाइस आपकी टेंजेंसी होती है,
दिस इज बेसिकली नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन को दूसरी भाषा में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। नेसेसरी कंडीशन को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। नाउ अब हमें इसको आगे कंटिन्यू करना है, सॉल्व करना है, तो मैं अभी आपको 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स अभी हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे हैं चीजों को, इसी क्वेश्चन को आगे पढ़ रहे हैं, और इसमें मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन सिखा रहा हूं। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन जो पहला क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से, ऑप्टिमाइजेशन वो मैं एक ऐसे मेथड से डिस्कस करूंगा जिस मेथड को मैं खुद गलत बोलता हूं। मैं खुद उस मेथड को गलत बोलता हूं कि ये मेथड पेपर में यूज नहीं करना। ठीक है, मैं खुद पहले शुरुआत उससे करूंगा, फिर ये पहली और आखिरी बार होगा उस मेथड का यूज। ठीक है, उसके बाद मेथड यूज नहीं करूंगा कभी भी। चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा। देखो ऐसा है कि मेरे को ना क्वेश्चन आया सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन आया है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, ओके, बजट लाइन बना देता हूं मैं यहाँ पे। बजट लाइन P1x इज लेस देन और इक्वल टू m। ठीक है, मैंने एक बात बताई थी लास्ट क्लास में, ठीक है, कि हमें जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हमें हमेशा लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज करना होता है। उससे मैं सेकंड करूंगा, अभी नहीं, इसके बाद करूंगा। पहले मैं आसान वाले मेथड सॉल्व करता हूं। ध्यान रखना बेटा, आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, दिस इज आईसी। ठीक है, आप ये सॉल्व करना चाहते हो, है ना, आप ये सॉल्व करना चाहते हो। दिस पॉइंट इज व्हाट MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो। गलत तो नहीं है, ये चीज मैंने सिखाई है, जानो ना, सीखते हुए लिखना पड़ेगा जबरदस्ती, बट उसको इस्तेमाल करेंगे, ये सिखाया। यानी में शुरुआत एक्चुअली होता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी एक बुक है हॉलर वेरिएंट, हॉलर वेरिएंट, यार वहां पे मुझे पता है क्यों पसंद नहीं है। वो लोग कहते हैं ये, वो कहते हैं दिस इज द कंडीशन ओनली, कहते हैं प्राइस रेशियो को MRS के बराबर कर दो, ये कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना मेरे हिसाब से, डोंट यूज दिस मेथड इन एनी एग्जाम। गलती से भी इस मेथड को यूज मत करना जो मैं अभी आपको करा रहा हूं। ठीक है, ये नहीं कि गलत सही है, बट अधूरा है। ठीक है, अधूरी कहानी अच्छी नहीं होती। ठीक है, टेंशन ना लो, आगे देखो बच्चा। मुझे बता दो कि इसका MRS कितना होगा। अब ये सॉल्व किया था, दिस इज अल्फा बाय बीटा y बाय x, दिस इज P1 बाय P2। नाउ y इज इक्वल टू P1 बाय P2। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैंने अभी जो सॉल्व किया था उसको उठा के यहां रख दिया, रेशियो आ गया। ये इक्वेशन से मैं y इज इक्वल टू कर रहा हूं, सबको वहां फेंक रहा हूं। ठीक है, y इज इक्वल टू कर रहा हूं, सबको वहां ले गया मैं। y इज इक्वल टू P1 P2 ये रहा, दैट इज x अल्फा बाय बीटा, नहीं बीटा बाय अल्फा। गॉट इट, कुछ नहीं करा मैंने, y इज इक्वल टू कर दिया। अब मेरे पास बजट लाइन थी P1x P2y इज इक्वल टू m। ध्यान रखना ये लेस देन और इक्वल टू होता है बस ये, लेकिन ये तभी होता है जब हम थ्योरेटिकल बात करते हैं। हम जब लोग थ्योरी बात करेंगे, यानी जैसे हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो थ्योरी में बात चल रही है तो ये लिखेंगे, कैलकुलेशन करते हुए ये आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, ये होता है हमारी इकोनॉमी में एक कंडीशन होती है, समझना ध्यान से। दिस इज LNS, लोकल नॉन सैचुरेशन, लोकल नॉन सैचुरेशन, लोकल नॉन सैचुरेशन। इसका मतलब होता है कि हम हमेशा
इसका मतलब होता है हम हमेशा कहां होंगे, हम हमेशा कहां होंगे, अपनी बाउंड्री लाइन पर। भाई एक बात बताओ, मैं कहीं पर भी हो सकता था ना, है ना। इनकम मेरी रिसोर्स है, इनकम इज माई रिसोर्स। हमें क्या सिखाया जाता है, रिसोर्स हमेशा कैसी होती है, हमेशा फुल्ली यूटिलाइज। तो अगर मेरी इनकम एम है तो मैं फुल यूटिलाइज करूंगा। अच्छा, सेविंग्स नाम की कोई चीज नहीं होती, सेविंग नहीं करनी है हमें टेक्निकली, मैंने कहा इकोनॉमिक्स तो कुछ भी मान लो, सेविंग्स नाम की कोई चीज नहीं होती अभी के लिए, इसलिए हम सारा खर्च करेंगे, ठीक है। चलो, लोकल नॉन सैचुएशन, ये मैं लिख नहीं रहा हूं दादा, ये डीएससी फर्स्ट ईयर में सीखोगे आप लोग, इसलिए ज्यादा नहीं बोल पा रहा। पता है क्या मेरे लिए डिफिकल्टी कहाँ आती है, पढ़ाने में डिफिकल्टी नहीं है, डिफिकल्टी ये है कि कहीं की चीज उठा उठा के एक जगह करानी है। डीएससी लेवल की को भी उठानी है, फिर 12th लेवल की को भी उठानी है, फिर इकोनॉमिक्स की भी इको उठानी है, फिर यूपीएससी भी की इको उठानी है, 4-5 जगह की इकोनॉमी उठा के मुझे एमए में लेकर आनी है। तो ये डिफिकल्टी पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती, समझाने में होती है। तो कोशिश करूंगा जितनी चीजें आसान कर सकूं आप लोगों के लिए, राइट। चलो देखो, इस y की वैल्यू को उठा के यहां रख दूं, आसान बात है ना। यहां रखा मैंने P1 बाय P2, x बाय अल्फा बीटा, मेरे ख्याल P2 से P2 गया, P2 से P2 गया, और ये रहा P1x प्लस P1x बीटा बाय अल्फा, दिस इज m, है ना। कैलकुलेशन कहूंगा, बच्चा ध्यान रखना, कंसेप्ट टीचर का, कैलकुलेशन अपनी, ठीक है, क्योंकि पेपर में कंसेप्ट सबका टीचर का आ जाएगा, पर कैलकुलेशन हम अपनी करनी होगी, तो इस चीज को ध्यान रखना, गलती होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। एंड x इज इक्वल्स टू अल्फा m अपॉन में अल्फा प्लस बीटा P1, x इज इक्वल्स टू अल्फा m अपॉन में अल्फा प्लस बीटा P1, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, और ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है P1 P2 और m की फॉर्म, मतलब प्राइसेस की फॉर्म में और इनकम की फॉर्म में, जहां पे हम इसे मार्शेलियन डिमांड बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, हम इसे मार्शेलियन डिमांड बोलेंगे। अच्छा, जैसे मैंने x निकाला है, ऐसे मैं y निकाल दूं, निकालना जरा y निकालना है, इसका y, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ये जो x की वैल्यू है इसे उठा के अब यहाँ क्या रख दो, ठीक है, रख दो। ये ये था, ठीक है, अल्फा का वहां मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया, तो ये एलसीएम चला गया, डिनोमिनेटर पूरा अल्फा आ गया, और फिर अगली बारी में अल्फा को मैंने यहाँ भेज दिया और P1x कॉमन ले लिया, यहाँ से अल्फा बचा, यहाँ से बीटा बचा, है ना, ठीक है ब्रदर।
हमारे